चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, कोई 1000-1200 साल पीछे 9वीं सदी के कश्मीर में। वहां एक ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने आया जिसने कविता को देखने, सुनने और महसूस करने का तरीका ही बदल दिया। और ये आइडिया था आचार्य आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत। आइए आज इसी कमाल के सिद्धांत को समझते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, मतलब कविता की आत्मा ध्वनि है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी दावा था। पर सवाल ये है कि ये ध्वनि आखिर है क्या चीज, और ये किसी कविता की आत्मा यानी सोल कैसे हो सकती है। चलिए इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और इस क्रांतिकारी विचार के पीछे जो शख्स थे वो थे आचार्य आनंदवर्धन, 9वीं सदी के एक महान विचारक जिन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में इस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। और यकीन मानिए ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी, इसने इंडियन लिटरेचर की सोच को एक नई ही दिशा दी। तो अगर हमें कविता की आत्मा तक पहुंचना है तो जाहिर है पहले उसके शरीर को समझना होगा। और कविता का शरीर क्या होता है? शब्द। कभी सोचा है कि शब्द अपना मतलब हम तक पहुंचाते कैसे हैं? क्या बस एक ही सीधा साधा तरीका है या कुछ और भी है? भारतीय काव्य शास्त्र कहता है कि हर शब्द में 3 तरह की छिपी हुई शक्तियां या कह लें कि पावर्स होती हैं। यही शक्तियां तय करती हैं कि हम किसी शब्द का मतलब कैसे निकालेंगे। क्या वो मतलब एकदम सीधा होगा, या वो कोई इशारा कर रहा होगा, या फिर वो कुछ ऐसा कह रहा होगा जो कहा ही नहीं गया। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत जरूरी है। पहली पावर है अभिधा। ये शब्द का सीधा साधा डिक्शनरी वाला मीनिंग है। जैसे ही मैंने गंगा कहा, मन में एक नदी की तस्वीर आ गई, बस बात खत्म। दूसरी पावर है लक्षणा। ये थोड़ा टेढ़ा रास्ता है। अगर कोई कहे मेरा घर गंगा पर है, तो हम सब समझ जाते हैं कि घर नदी के अंदर नहीं, किनारे पर है। ये हुआ सांकेतिक अर्थ। लेकिन असली जादू तो तीसरी पावर व्यंजना में है। ये है सुझाया हुआ अनकहा अर्थ। सोचिए, कोई कहता है गंगा में गांव है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गांव पानी में डूब गया है, नहीं। इसका मतलब है कि वो गांव गंगा जितना ही पवित्र, शांत और शीतल है। ये जो छिपा हुआ एहसास है ना, यही व्यंग्यार्थ है और यही ध्वनि सिद्धांत का केंद्र है। तो अब जब हम शब्दों की इन 3 शक्तियों को, खास तौर पर व्यंजना को समझ चुके हैं, तो हम उस असली रहस्य को खोलने के लिए तैयार हैं कि आखिर ये ध्वनि है क्या। ये परिभाषा सीधे ध्वन्यालोक से है और इसमें सबसे काम का हिस्सा है खुद को गौण बनाकर। मतलब जब शब्द और उनका सीधा मतलब पीछे हट जाएं, सेकंड प्रायोरिटी बन जाएं, और उनसे पैदा होने वाला जो छिपा हुआ एहसास या मतलब है वो ज्यादा दमदार हो जाए, बस उसी को ध्वनि कहते हैं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। किसी कविता को एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। जो शब्द लिखे हुए हैं वो तो बस पानी के ऊपर दिखने वाली छोटी सी चोटी है। असली विशालता, असली गहराई तो पानी के नीचे छिपे हुए हिस्से में है। वो एहसास, वो भावना जो कहीं नहीं गई पर महसूस हो रही है। और जब ये अनकहा एहसास कहे गए शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, बस वही ध्वनि काव्य है। और ये एनालॉजी देखिए कितनी खूबसूरत है। आनंदवर्धन कहते हैं कि ध्वनि किसी इंसान के लावण्य यानी ग्रेस या चार्म की तरह है। अब ये ग्रेस कहाँ होता है? क्या आंखों में, मुस्कान में, या चाल में? कहीं नहीं, और हर जगह। ये तो पूरे व्यक्तित्व से झलकता है ना? बिल्कुल वैसे ही ध्वनि किसी एक शब्द में नहीं होती, वो पूरी कविता के अनुभव से पैदा होती है। तो आनंदवर्धन सिर्फ ध्वनि की परिभाषा देकर ही नहीं रुके। उन्होंने इस आइडिया का इस्तेमाल एक तरह का पैमाना बनाने के लिए किया, जिससे कविताओं को उनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दिया जा सके। चलिए देखते हैं ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या था। उन्होंने कविता को 3 लेवल में बांटा, जैसा कि इस पिरामिड में देख सकते हैं। बाद में आचार्य मम्मट जैसे विचारकों ने इन्हीं को उत्तम, मध्यम और अवर यानी बेस्ट, गुड और एवरेज कहा। ये कविता की क्वालिटी का एक पिरामिड है। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर है ध्वनि काव्य। ये है बेस्ट क्वालिटी की कविता, जहां अनकहा अर्थ ही हीरो है। बीच में है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसमें अनकहा अर्थ होता तो है, पर वो हीरो नहीं, साइड हीरो जैसा है। मतलब कहे गए शब्दों की खूबसूरती ज्यादा है। और सबसे नीचे है चित्र काव्य। इसमें शब्दों का खेल होता है, अलंकार होते हैं, पर कोई गहरी छिपी हुई भावना नहीं होती। ये बस ऊपरी तौर पर सुंदर लगती है। तो इस पूरे सिद्धांत का आखिर में हुआ क्या? इसका असर कितना गहरा था?
ये कोई सिर्फ किताबों में बंद रहने वाली थ्योरी नहीं थी। इसने कला को महसूस करने के तरीके को ही एक नई गहराई दे दी। और ध्वनि का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इसके कई प्रकार हैं, पर 3 मेन हैं। वस्तु ध्वनि, जो किसी फैक्ट या आइडिया की तरफ इशारा करती है। अलंकार ध्वनि, जो किसी छिपे हुए फिगर ऑफ स्पीच की ओर संकेत करती है। और सबसे जरूरी रस ध्वनि, जो सीधे सीधे किसी भावना या मूड को जगाती है, जैसे खुशी, उदासी या हैरत। और यही इस सिद्धांत का असली जादू है। आनंदवर्धन ने कहा कि रस यानी आर्ट से मिलने वाला वो सबसे गहरा इमोशनल अनुभव, उसे आप शब्दों में बता नहीं सकते। उसे सिर्फ सुझाया जा सकता है, उसे ध्वनित किया जा सकता है। एक अच्छा राइटर ये नहीं लिखता कि वो बहुत दुखी था। वो एक ऐसा माहौल बनाता है, ऐसे शब्द चुनता है कि दुख का एहसास पढ़ने वाले के अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाए। यही रस ध्वनि है, और यही ध्वनि सिद्धांत का सबसे बड़ा तोहफा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या ये 1200 साल पुराना सिद्धांत आज भी उतना ही सच नहीं है? आज जब कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं या कोई पेंटिंग देखते हैं, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा असर करती है? वो जो कहा गया है या वो जो महसूस कराया गया है? शायद कला का असली जादू हमेशा से उसकी ध्वनि में, उसके उस अनकहे अर्थ में ही छिपा होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।